हेलो एवरीवन, लेट्स डू न्यूज़पेपर। यस। और कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? तबीयत आपकी एकदम ठीक है? ठीक है, तो मैं भी ठीक हूँ। चलिए पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, बट अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? स्टडी। STURDY। इसका मतलब होता है जब आप बहुत मजबूत हैं, बहुत, जैसे आप मस्क्यूलर हैं, है ना, फिजिकली आप बहुत फिट हैं, स्ट्रांग हैं, पावरफुल हैं, आप मसल्स हैं आपकी, या कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत मजबूत है, आसानी से टूटने वाला वो नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं हम लोग कि वो पर्सन कैसा है, बहुत मजबूत है ना, बहुत मस्क्यूलर है। और या हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं कि वो वो ऑब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो ऑब्जेक्ट को ही आगे हम बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, या पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं। तो इसीलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, वो चीज़ मजबूत है, टिकाऊ है। तो स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, है ना, और वो आसानी से डैमेज या टूटने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलेगा, रोबस्ट है, मस्क्यूलर है, पावरफुल है, टफ है वो चीज़। अब आप मुझे इसके एटलीस्ट आप मुझे इसके 4 से 5 एंटोनिम्स बताएंगे। ठीक है। लीडर, सॉरी लीडर नहीं, लेडर। लेडर मस्ट बी स्टडी फॉर सेफ्टी, है ना। तो अगर जो सीढ़ी होती है, अगर आप किसी लकड़ी की सीढ़ी यूज़ कर रहे हैं, लोहे की सीढ़ी लगा रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए? वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो वो सेफ रहेगी, नहीं तो टूट जाएगी, तो फिर ऊपर से नीचे हम धड़ाम से गिर जाएंगे। तो वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, मजबूत होनी चाहिए। सोल्जर्स जो थे वो कैसे थे? वो स्टडी थे, मीन्स स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, मस्क्यूलर थे, फिट थे, वेल ट्रेन्ड थे। ओके, सो ये आपको याद रखना है। स्टडी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रांग है, वो आसानी से टूटने वाली नहीं है। और ये जनरली फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में हम नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब होता है आपका साथी, आपका पार्टनर, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। सो अ पर्सन और एनिमल हु गोज विद यू और स्पेंड्स टाइम विद यू। तो आपके कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है जो आपके साथ में है ना, जो आपके साथ रहता है, जिसके साथ आप ट्रैवलिंग करते हैं, जो आपके साथ होता है, आप या फिर जिसके साथ आप अपना ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं। तो जैसे आपके फ्रेंड हैं, है ना, फ्रेंड आपका कंपेनियन होता है, आपका साथी होता है। योर पार्टनर, योर एसोसिएट, जो आपके साथ वाले हैं, सब एक ही हैं। एले, योर फ्रेंड। पाल एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब भी आपके दोस्त। कलीग, जो आपके साथ में काम करते हैं। कलीग की स्पेलिंग आपको लर्न करनी है, ठीक है। सक्सेस एंड हार्डवर्क आर क्लोज कंपेनियंस। अब हम इसको एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे सक्सेस एंड हार्डवर्क। तो अब ये दोनों क्लोज कंपेनियन है, मतलब अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अपने हिसाब से आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे, आप कंसिस्टेंट हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये दोनों कंपेनियन है, ये साथी हैं। अगर सक्सेस आप हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि हाँ, अगर कोई घर में बीमार रहता है तो उसके साथ में क्या चीज़ है जो नेचुरली हो जाती है? वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी आई जाती है, गरीबी आई जाती है। अगर किसी घर में कोई इंसान बीमार रहता है तो कितना पैसा खर्च पे खर्च हुए जा रहा है। ओके, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? ऑफ। बुक्स आर माई बेस्ट कंपेनियंस। तो अब जैसे हमने यहाँ पे कंपेनियन का मतलब आपके पार्टनर के रूप में है, तो आप इंसानों से ज़्यादा बुक्स के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इवन डॉग हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। तो इस तरीके से, जैसे सक्सेस एंड हार्डवर्क आर क्लोज कंपेनियन, तो अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कंपेनियन है, ये एसोसिएट है, ये कनेक्टेड है, आपको मिलेगी सक्सेस। हाँ, कंपेनियन का पार्टनर वो क्या होता है? वो क्या होता है, क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानेंगे? ही इज माई फ्रेंड। अब देखो, जब भी आपको कंफ्यूजन हो किसी भी शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप उसके सिनोनिम्स में देखिए। सिनोनिम्स में आपको
किसी भी सिनोनिम के पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता है? जैसे आप बोलते हैं ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ओके, फ्रेंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है हमको? कैसे? देखो, माई क्या है? माई वैसे तो डिटर्मिनर है, बट ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हम इसको बोलते हैं, राइट? ये एडजेक्टिव्स आते किसके लिए हैं? नाउन के लिए हैं। तो फ्रेंड क्या हो गया? नाउन हो गया। अब फ्रेंड जब इसका सिनोनिम है तो कंपेनियन भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको वो वर्ड आपको पेपर में आए, लेकिन हाँ, उसका कोई तो सिनोनिम आपको आता होगा, उसी सिनोनिम को आप कनेक्ट करके देखो। तो हमेशा हमें अपने आप को इस तरीके से अपनी फीलिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करनी है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग मेंटली हो कि अगर वो शब्द भी नहीं आता, स्टिल हम उस शब्द को करेक्ट मार्क कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एच्ड। ये हमारा वर्ब भी होता है, बट यहाँ पे हम इसे एडजेक्टिव बना दिया, ईडी लगा के। ETCH होता तो ये वर्ब हो जाता। इसका मतलब होता है कहीं पे जैसे टैटू वगैरह करते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी में फिजिकली आपको चिपक जाता है आपके साथ में, है ना? गोदना बोलते हैं उसको। सो वो चीज़ हमेशा के लिए छप जाती है। अब वो चीज़ फिजिकली हो सकती है, वो चीज़ इमोशनली हो सकती है। तो मार्क्ड और फिक्स्ड डीपली एंड परमानेंटली, आइदर फिजिकली और इन मेमोरी, यानी कि इमोशनली। तो अब वो चीज़ आपके दिमाग में छप गई है, तो वो वहाँ पे भी हम एच्ड लगा देंगे। जैसे वो चीज़ इम्प्रिंट हो गई है ना, आपके ब्रेन में। अब कार्व करवाते हैं हम लोग, कार्व। तो अगर सपोज कि आपने जैसे यहाँ पे इसको कार्व करवा दिया, ये तो लिखा हुआ है, बट हम लोग गुदवा देते हैं, कार्व करवा देते हैं, है ना? इंग्रेव्ड करवा दिया, वही गुदना होता है। कार्व करवा दिया, इम्प्रिंट कर गया, वो छप गई मेरे दिमाग में। तुम्हारी जो तुमने मेरे को गलत बोला था ना, तुम्हारी बात मेरे दिमाग में प्रिंट हो गई है, इम्प्रिंट हो गई है, इनग्रेन्ड हो गया। अब ग्रेन का वैसे हमारा मतलब दाना होता है ना, दाना। तो जैसे कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो वही चीज हमारे मन में छप जाती है, इनग्रेन हो जाती है। मतलब वो चीज जो हम ग्रेन खा रहे हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, तो वही चीज हमारे मन में छप जाती है, इनग्रेन हो गई है। इनस्क्राइब, स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। अब वो चीज लिख चुकी है हमारे अंदर, इनसाइड हो चुकी है। इनग्रेन, इम्प्रिंट, है ना, मार्क हो चुकी है वो चीज। तो आई होप ये आसान है और सारे शब्द इंपॉर्टेंट भी हैं। सो दैट मोमेंट इज एच्ड इन माई मेमोरी, मतलब वो जो पल है ना, वो पल मेरी मेमोरी में क्या हो चुका है? छप चुका है। ठीक है, इम्प्रिंट हो चुका है, इनग्रेन हो चुका है, इनस्क्राइब हो चुका है। हर नेम वॉज एच्ड ऑन द स्टोन, तो उसका जो नाम था वो स्टोन पर गोदा गया, उस पर लिखा गया। ईयर्स ऑफ हार्डशिप एच्ड हिज फेस विद फटीग, फटीग मतलब थकान। तो जो सालों की जो हार्डशिप थी ना, मेहनत थी, वो उसके फेस पे क्या हो रही थी? वो दिख रही थी, मार्क्ड हो रही थी, विजिबल थी वो चीज़। अब इसके साथ जैसे कि हम प्रेपोजिशंस भी यूज़ करते हैं, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप मान के चलो। इसके साथ 3 आ जाते हैं, एच्ड, इन, इनटू या विद। आप ऑन लगा सकते हैं अगर कोई सरफेस दिखाना चाहते हैं, तो एच्ड ऑन, जैसे यहाँ पे हमने ऑन द स्टोन लगाया है, तो ऑन भी हम इस पे लगा सकते हैं। हाँ, तीसरा भी यही, ज़्यादातर यही होते हैं, यही है। ऑन हम लगा सकते हैं जब हम सरफेस दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑन का मतलब होता है सरफेस। अगर कोई चीज़ आपकी इमोशनल है, देखो कोई मेमोरी में है, आपके माइंड में है, वो चीज़ इमोशनल हो गई, हिस्ट्री की बुक्स में लिख गई, मतलब अब वो चीज़ हमारी किताबों में लिख गई है, तो इस तरीके से अगर वो चीज़ है तो हम उसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इनका ही यूज़ करेंगे, इन मेमोरी। ठीक है, इन माई मेमोरी, ना कि इसके अलावा और कुछ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, इनटू वगैरह नहीं आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे, अब देखो स्टोन है, स्टोन, वैसे स्टोन के साथ यहाँ पे हटा दो, स्टोन के साथ हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे, क्योंकि स्टोन एक सरफेस पे है ना। जैसे आप देखते हो कि आप रेड फोर्ट वगैरह जाते हो तो वहाँ पे पत्थर होते हैं, तो पत्थरों पे लिख देते हैं रवि, लव्स, वहाँ पे दिल बना दिया, है ना, रीता, गीता, कुछ भी लिख दिया, तो उसने अपना नाम उस पे, उसके सरफेस पे एंग्रेव्ड किया है ना, सरफेस पे। तो ऑन द स्टोन हम लोग लगाएंगे, ऑन द स्टोन। तो स्टोन वगैरह के सरफेस पे हमें तो ऑन लगाते हैं, बट जैसे अगर हम किसी के डीप लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ग्लास है, तो ग्लास के अंदर हम, जैसे उसके सरफेस पे नहीं, ये ग्लास है, यहाँ पे हमने एंग्रेव किया है, यहाँ, है ना,
तो हमने उसके डीप उसके इनसाइड हो गया, तो फिर हमने वहां पे कौन सा प्रपोजिशन लगा दिया, इनटू। और अगर कोई चीज सौरो है ना, सौरो परेशानी, जो चीज आपको विजिबल है इमोशंस के सेंस में, सौरो है, तो उसके साथ में हम फिक्स प्रपोजिशन विद लगाते हैं। तो परेशान नहीं होना है आप। अभी अभी आपको ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है कि मैम इतने सारे प्रपोजिशन है, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, बट जब आप इसका सेंटेंस देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ओ यहाँ मैम ने मेमोरी वर्ड यूज किया गया था, तो फिर हम इन लगाएंगे, इन माई मेमोरी, इन हिज मेमोरी, इन माई माइंड, इन द हिस्ट्री, है ना। इनटू, इनटू ग्लास, ऑन, ऑन एनी सरफेस लगा दो तो वहां पे ऑन लगा दो। सौरो है, पेन है, तब वहां पे फिर हम लोग विद लगा देंगे। ठीक है, डन है ये चीज, डन है। आगे बढ़े, ओके। बहुत कमाल वोकैबुलरी थी। अ मेमोरेबल फर्स्ट, द फर्स्ट डे, ओके ठीक है, देखते हैं। देयर आर सर्टेन फर्स्ट इन लाइफ दैट टाइम कैन नेवर डाई, ओके, दैट टाइम कैन नेवर, ओके। आगे क्या बोला है, देयर आर सर्टेन फर्स्ट इन लाइफ, यहाँ तक हो रहा है, देयर आर सर्टेन फर्स्ट इन लाइफ, तो हमारी लाइफ में कुछ जो चीज़ें होती हैं जो हम पहली बार करते हैं, फर्स्ट होती हैं वो लाइफ में, है ना, पहली बार हम वो काम करते हैं। सो देयर आर सर्टेन फर्स्ट इन लाइफ, तो फर्स्ट मतलब कुछ जो हम पहली बार वो काम हम करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ये पता है नाउन की तरह काम कर रहा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आर आया है। सर्टेन, सर्टेन का इसका मतलब सम के सेंस में है, सर्टेन जो है यहाँ पे सम के सेंस में आ रहा है। सम, सर्टेन मीन सम, सर्टेन का मतलब डेफिनेट भी होता है, सर्टेन का मतलब सम भी होता है, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। ये फर्स्ट के फर्स्ट नाउन है, इसके लिए यहाँ पे आर आया है, देयर की वजह से कभी भी नाउन वर्ब नहीं आती है। और दैट टाइम यानी वो जो कुछ फर्स्ट होते हैं उनको वो कभी भी हमारे दिमाग से वो चीजें डल नहीं हो सकती हैं, दैट कैन नेवर बी डल। ओके, द फर्स्ट डे एट स्कूल, चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो, द डे वी स्टेप इनटू कॉलेज, या वो पहला दिन जब हमने अपने कॉलेज में पहले दिन हमने प्रवेश किया, या फिर द फर्स्ट टाइम वी लीव होम स्टेज विद अस, चाहे वो पहला दिन जब हम अपने घर को छोड़ के बाहर निकले। वो जो मेमोरी होती है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, फ्रेश एंड अनब्लर्ड, नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स गो बाय, गो बाय मतलब पास, पास, ठीक है। सो अब ये जो मेमोरी होती है ये हमेशा फ्रेश रहती है, अनब्लर्ड रहती है, अनब्लर्ड का मतलब एकदम क्लियर रहती है। नो मैटर, नो मैटर मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने भी साल गुजर जाए, नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स गो बाय, कितने भी साल गुजर जाए, ईयर्स तो गो लगा दिया। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक। एवरी जनरेशन कैरीज इट्स ओन वर्जन ऑफ दैट अनफॉरगेटेबल बिगिनिंग। सो एवरी जनरेशन, एवरी हमेशा याद रखना है, वैसे ईच और एवरी के बीच में डिफरेंस होता है, मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगी, बट एवरी के बारे में एक चीज याद रखनी है, एवरी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, कभी भी ये प्रोनाउन नहीं होता है। इसके बाद हमेशा आपको नाउन दिखेगा ही दिखेगा, और जो इसका नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ में हम लोग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो हर एक प्रत्येक जनरेशन क्या कैरी करती है, अपनी खुद की उनके वर्जन होते हैं। कैरीज, कैरीज कैसे बना है, कैरी से बना है, कैरी का फिफ्थ फॉर्म हमने इसका सिंगुलर बनाया क्योंकि जनरेशन सिंगुलर है। और ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम बताई है कि जब वर्ड वाई पे ख़त्म होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई आई में चेंज हो जाता है, तो वो आई बन जाएगा, कैरीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये इट्स किसके लिए आया है, इसी जनरेशन के लिए आया है। जनरेशन इट्स ओन वर्जन, हर एक जनरेशन अपने खुद के वर्जन्स उसके साथ में होते हैं, वो अनफॉरगेटेबल बिगनिंग। माइन वॉज अ डिसम्बर मॉर्निंग इन 1983, माइन मतलब मेरी जो अनफॉरगेटेबल बिगनिंग थी वो कौन सी थी, वो दिसंबर की मॉर्निंग, कब, 1983 में। तो ईयर के साथ में हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं, इन। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है माइन, माइन क्या है, माइन इज नथिंग, माइन क्या है आपका, माई प्लस नाउन इज इक्वल टू वही चीज बन गई माइन। जैसे मैंने कहा, ओके,
मैंने कहा दिस पेन इज माइन। अब ऐसे इसको मैं सिंपल टर्म में ऐसे बोल सकती हूँ, दिस इज माई पेन। तो इस माई पेन के इक्विवेलेंट यहाँ पे माइन हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी ये पेन वर्ड यूज कर लिया है, तो मैं इसको रिपीट ना करते हुए अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसे बनेगा, दिस पेन इज माई पेन। तो पेन पेन रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने पेन को ना लगाते हुए ये बन गया। ये है आपका प्रोनाउन। ये माई एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब्जेक्ट है। हाँ, अब ये चीज भी याद रखनी है, जितने आपके पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि माइन है ना। अब अच्छा ये बताओ जरा, हिज है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे मैंने बोला दिस इज हिज पेन, और अगर मैंने बोला दिस पेन इज हिज, क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई सेंटेंस गलत है? ये दोनों करेक्ट हैं, और दोनों के पार्ट्स ऑफ, दोनों हिज के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो मुझे बताइए। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं कि जितने भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट बनने का काम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है। वॉज आपका वर्ब हो गया, और ये माइन आपका सब्जेक्ट हो गया। इसका नाउन कहाँ है? इसका नाउन कौन सा है? क्या मेरा माइन वॉज अ दिसंबर मॉर्निंग इन 1983, मेरी क्या ये है अनफॉरगेटेबल बिगिनिंग। बिगिनिंग है एक्चुअली में। अब अगर हम इस माइन को ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो मैं इस माइन को ब्रेक करके ऐसे लिखूंगी, माइन इज इक्वल टू माई अनफॉरगेटेबल बिगिनिंग वॉज अ दिसंबर मॉर्निंग इन 1983। ठीक है, अब इसको अगेन इतना बड़ा क्यों करके लिखना है? हम जब आर्टिकल लिखते हैं तो हमें अपने शब्द कम रखने होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखती, माई अनफॉरगेटेबल बिगिनिंग वॉज दिस, तो ये एक्स्ट्रा आ गया ना। आप अंडरस्टूड हम कर सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये माइन है, क्योंकि ये इसके पहले हमने समझा दिया। तो जो ऐसे बोल रहा है कि हर एक जनरेशन जो है वो अपने ही उनके कुछ अपने दिन होते हैं सबके, इवन जनरेशन छोड़ो, इंडिविजुअल्स के अपने अपने बिगिनिंग होती है, अनफॉरगेटेबल डेज होते हैं। और कह रहे हैं मेरा जो था वो दिसंबर मॉर्निंग के था, वो 1983 में। तो क्या अनफॉरगेटेबल बिगिनिंग, बात समझ में आई? व्हेन, जब एक यंग स्टूडेंट, और जब भी जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? ये कॉमन नाउन है। आपको याद रखना है, एग्जाम्स में बहुत एरर आते हैं आर्टिकल को लेके। स्टूडेंट जैसे जिस चीज को हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं वो कॉमन नाउन होता है। इसीलिए जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में आता है तो हमेशा उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता ही है। तो यहाँ पे हमने ये अगर यहाँ पे मिस कर देते, व्हेन यंग स्टूडेंट, ये एरर बन जाता पेपर में। व्हेन अ यंग स्टूडेंट, तो ये यंग स्टूडेंट के लिए आया है। arrived, तो when a young student arrived in Coimbatore to begin a new chapter at the Tamil Nadu Agricultural University। अब देखो पूरा समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी जो अनफॉरगेटेबल बिगिनिंग थी वो थी दिसंबर की सुबह 1983 में, जब एक यंग स्टूडेंट, अपने लिए ही उन्होंने बताया है, यंग स्टूडेंट यहाँ पे वो खुद हैं, जो राइटर हैं, जो लिख रहे हैं वो खुद हैं, कि जब वो कोयम्बटूर में आए अपनी एक टू बिगिन अ न्यू चैप्टर, मतलब अपना जीवन का एक नया चैप्टर शुरू करने, कहाँ पे? तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। द ओवरनाइट बस राइड फ्रॉम नागरकोइल हैड बीन लॉन्ग एंड कोल्ड। ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब एक तो ये भी होता है, ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात, वहां पे ये एडवर्ब के सेंस में काम करता है। ही गॉट सक्सेस ओवरनाइट, मतलब उसको रातों रात सक्सेस मिल गई, है ना। थिंग्स चेंज्ड ओवरनाइट, वहां पे ओवरनाइट जो है ये एडवर्ब के सेंस में काम कर रहा है। यहाँ पे बस जर्नी, जब हम यात्रा भी बताते हैं तब भी हम ओवरनाइट मतलब एक रात की जो यात्रा हम बता रहे हैं, तो वहां पे ये एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो ओवरनाइट आपका एडवर्ब भी होता है। ठीक है, थिंग्स चेंज्ड ओवरनाइट, इन ओवरनाइट नहीं लगाएंगे क्योंकि एडवर्ब है, एडवर्ब के लिए कोई प्रपोजिशंस नहीं आते हैं, प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के लिए साथ आते हैं। तो यहाँ पे ओवरनाइट बस को बता रहा है, तो वो रात भर की जो यात्रा थी, तो ये एडजेक्टिव है। तो यात्रा जो थी यहाँ से लेके वो कैसी थी? लॉन्ग थी, लंबी थी, और कोल्ड थी, क्योंकि दिसंबर था तो ठंड थी ना। और जैसे आपकी जो बस है वो रुकती है कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पे इन द चिली अर्ली मॉर्निंग, मतलब वही ठंडी सुबह में, द क्वाइट रिदम ऑफ चाइल्डहुड सीम्ड टू पॉज एज वेल।
तो जो द क्वाइट, क्वाइट मीन्स शांत, जो बचपना था, मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे अब हम, ये आप एक चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में देखेंगे, ये बहुत पोएटिक सेंस में लिखा गया है। आप इसको लिटरल मीनिंग में ट्रांसलेट डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा पोएटिक सेंस है इसका। सो द क्वाइट रिदम ऑफ चाइल्डहुड सीम टू पॉज एज वेल, मतलब जैसे बस रुकती है तो ऐसे लगता है कि जैसे जो बचपना है अब वो भी वहां पे खत्म हो गया है, अब अडल्टहुड की तरफ में हम मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पैसेज हमने किया, आगे बढ़े। In front of the railway station stood a yellow bus with a green band proudly bearing the university's name. तो इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन के आगे क्या खड़ी थी, स्टूड मतलब स्टैंड का सेकंड फॉर्म है ये। अब देखो यहाँ पे अ येलो बस, अब विद प्रेपोजिशन हो गया, ओके ये काट दो। यहाँ पे ये आर्टिकल क्या आना कंपलसरी था, एब्सोल्युटली, क्योंकि बस है, बस कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। बस में आप बसेस बना सकते हो ना, तो जिस चीज के आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हो, अगर उसका सिंगुलर यूज कर रहे हो तो उसके पहले आर्टिकल हमेशा आएगा। तो मैम ये येलो कैसे आए, मतलब ये फिर आर्टिकल किसके साउंड के हिसाब से आता है, ये आर्टिकल का जो साउंड है। अगर मैं एक्सीलेंट बोलूं तो यहाँ पे एन हो जाएगा, बट अगर मैंने जैसे मान लो येलो बोला तो यहाँ पे ए हो गया। आता नाउन के लिए साउंड किसका लेता है, ये अपने नियर बाई वर्ड का। विद अ ग्रीन बैंड, अब बैंड का बैंड्स होता है तो इसीलिए यहाँ पे, तो उस पे एक ग्रीन बैंड लगा हुआ था जिसपे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था, यूनिवर्सिटीज नेम, द यूनिवर्सिटीज नेम। तो यूनिवर्सिटी को हमने यहाँ पे ये डेफिनेट बना दिया, इसलिए हमने यहाँ पे द नेम के साथ में लगा दिया है। अ फ्यू सीनियर्स, आ फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, जिसको हम लोग काउंट के साथ में, कुछ का मतलब आप उसे गिन सकते हैं। तो पहले हम लोग आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, इन सब को जो फ्यू वर्ड है इसको हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, और ऑब्वियसली आप गिन सकते हैं, प्लूरल होना चाहिए, फिर वो एक थोड़ी ना ज्यादा ही होगा, कुछ है तो। आ फ्यू का मतलब है कम है, फ्यू का मतलब ये होता है कम है वो चीज, फ्यू का मतलब कम ही होता है, सॉरी कुछ नहीं कम होगा, है ना। जैसे लिटिल होता है, लिटिल हम लोग अनकाउंटेबल के लिए लगाते हैं, ये भी कम हो गया बट ये अनकाउंटेबल में हो गया। तो लिटिल आप मिल्क वगैरह लगाएंगे, सो देयर इज अ लिटिल मिल्क, तो अनकाउंटेबल है। अ फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स गिने जा सकते हैं। सो अ फ्यू का मतलब होता है कोई चीज कम है लेकिन फिर भी है। फ्यू का मतलब है एकदम ना के बराबर है, एकदम नेग्लिजिएबल है। आ फ्यू सीनियर्स का मतलब कुछ सीनियर्स वहां पे आए। सो आ फ्यू सीनियर्स वर वेटिंग नियर बाय, तो अगर यहाँ पे सीनियर होता तो गलत होता, क्योंकि आ फ्यू मतलब एक से ज्यादा के लिए लगा रहे हैं ना, एक से ज्यादा के लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल ही होना चाहिए था। वर वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे, नियर बाय मतलब पास में ही। स्कैनिंग फेसेस फॉर न्यू कमर्स, तो जो न्यू कमर्स थे मतलब जो नए वाले बालक आए थे उनका फेस स्कैन कर रहे थे। देयर इजी स्माइल्स एंड चीयरफुल ग्रीटिंग्स कट थ्रू द नर्वसनेस ऑफ द मोमेंट। देयर किसके लिए आया है, ये सीनियर्स के लिए आया है। तो वो जो सीनियर्स की जो इजी स्माइल मतलब जो बहुत आराम से, मतलब इजी स्माइल का मतलब यहाँ पे वो ऐसे कोई स्माइल करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, ये एक आराम से पोलाइटनेस को शो कर रहा है, काइंडनेस को शो कर रहा है। चीयरफुलनेस मतलब उनका जो एक अच्छा खुश मिजाज मन को दिखा रहा है। तो ग्रिट करना मतलब किसी का उसको क्या बोलते हैं, हेलो हाय जो करते हैं हम लोग। कट थ्रू मतलब रिमूव कर देना, कट थ्रू कर देना मतलब उस चीज को हटा देना। अब देखो, सो उनकी जो वो स्माइल थी, जो चीयरफुल ग्रीटिंग्स थी, उन्होंने उस पल की जो नर्वसनेस थी उसको हटा दिया। वन ऑफ देम लिफ्टेड अ बैग ऑनटू हिज शोल्डर एंड सेड वेलकम फ्रेंड। उनमें से एक ने क्या किया, जो बैग था उसको अपने कंधे पे उठाया और बोला वेलकम फ्रेंड। दैट सिंपल काइंडनेस मैटर्ड मोर देन दे कुड हैव नोन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो एक सिंपल काइंडनेस मतलब जो उन्होंने बैग उठा के अपने कंधे पे डाला, तो ये जो एक सिंपल काइंडनेस थी ये मैटर्ड मोर देन, तो जितना वो उनको नहीं समझ में आ रहा था बट उससे कई गुना ज्यादा वो हम उस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट थी। मतलब जो काइंडनेस थी उसको शब्दों में नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता है।
It turned an anxious boy into a confident fresher, at least for that day. अब जो वो उनकी सिंपल काइंडनेस थी उसने किस चीज में टर्न कर दिया, एक एनेक्शियस मीन्स जो थोड़ा चिंतित है, नर्वस है, परेशान जो लड़का है, उसको किस में टर्न कर दिया, कॉन्फिडेंट फ्रेशर में, एटलीस्ट उस दिन के लिए। तो अब अगेन हम यहाँ पे नोटिस करते हैं बॉय, बॉय अगर हम देखें तो बॉय के आगे हम आर्टिकल ए लगाएंगे, बट यहाँ पे क्या है, एनेक्शियस है, एनेक्शियस का साउंड क्या है, वोवेल साउंड है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। अगर अ एनेक्शियस बॉय होता तो भी मिस्टेक हो जाती। अब यहाँ पे फ्रेशर है, फ्रेशर का फ्रेशर्स बना सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया, इसके लिए आर्टिकल आना कंपलसरी था। किसका साउंड लिया है, कॉन्फिडेंट का, मतलब आपका कॉन्सोनेंट साउंड। द मेंस हॉस्टल, मेंस हॉस्टल समझ में आया, आपका जो पुरुषों का हॉस्टल था, तो अब मैन का क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल ये बन गया MEN बन गया ना। तो अब हम इसके लिए, जैसे अब हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि जब हम एपोस्ट्रोफी पढ़ते हैं जब हम लोग, तो वहां पे हमने क्या चीज पढ़ी है कि जैसे बॉय है तो बॉय का हम प्लूरल बनाएंगे बॉयज, तो अगर बॉयज हॉस्टल लिखते तो फिर ऐसे लिख देते, अगर बॉयज हॉस्टल लिखते तो ऐसे लिख देते, ना कि ऐसे नहीं लिखते ना हम लोग, तो बॉयजिस हो जाता, ये हिसिंग साउंड क्रिएट हो जाता। लेकिन अब वहां पे सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी लगा के वो नाउन लिख देते, तो लड़कों का हॉस्टल। लेकिन अब यहाँ पे मैन है तो यहाँ पे कोई हिसिंग साउंड हो नहीं रहा है, तो चिल्ड्रन है तो चाइल्ड है, चिल्ड्रंस हो जाता। तो अगर हम नाउन को मतलब सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं और अगर वो ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है तो हम एपोस्ट्रोफी एस मतलब सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, एस को आप ऑमिट कर देते हो। बट अगर वो वर्ड आपका अलग जैसे यहाँ पे चेंज हो गया तो फिर हम पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब जो वहां पे फिर उन लोग का जो हॉस्टल था वो अपीयर हो गया, मतलब वहां पे वो लोग पहुंच गए। अ स्टडी, एकदम स्ट्रॉन्ग दिखने वाला रेड ब्रिक का बिल्डिंग थी जहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए थे। इट लुक्ड एज though it had seen countless batches come and go, and its walls had heard laughter, quarrels, late night dreams of young people who believed the world awaited them. अब जो उनका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हॉस्टल की बात कर रहे हैं, वो कैसा लग रहा था, जैसे उसने कितने सारे बैचेस को आते और जाते हुए देखा होगा। अब ये यहाँ पे देखो मेटाफर आपका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मतलब पर्सन की तरह उस चीज को ट्रीट किया जा रहा है ना। अब अगर देखो ईंटें हैं तो ईंटें तो नहीं हो सकती, वो तो आपका नॉन लिविंग है, बट जब हम नॉन लिविंग को एक पर्सन की आपकी जो एबिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, सो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। एंड इट्स वॉल्स, और उसकी जो दीवारें हैं उसने कितनी सारी हंसी सुनी होंगी, लड़ाइयाँ, लेट नाइट ड्रीम्स, वो यंग लोगों के जिन्होंने बिलीव किया है कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो उनके लिए इंतज़ार कर रही है। तो अवेट के साथ में आप याद रखेंगे, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो इसीलिए अवेट के साथ में हम फॉर नहीं लगाते। वर्ल्ड वेटिंग फॉर देम या वर्ल्ड अवेटेड देम, ये दोनों करेक्ट है, और इसका एरर भी एग्जाम में बनता है। डन है यहाँ तक। नेक्स्ट क्या है, ओके। Inside, the rooms were plain and lived in, with creaking steel cots and corner already occupied by resident lizards. ओके, अब रूम के हॉस्टल के अंदर जाते हैं तो जो कमरे थे वो कैसे थे, प्लेन थे, मतलब सादा थे, और लिव्ड इन मतलब वहाँ पे पहले से जो स्टूडेंट्स हैं वो रह चुके हैं उसके अंदर, और ये एक वार्मथ, मतलब वो ऐसा एहसास दे रहा है कि हाँ इसके अंदर जो रहे हैं वो भी पॉजिटिव मैनर में है ना, अबेंडन का फीलिंग नहीं है कि लोग यहाँ पे रहे हैं। और जो स्टील की उनकी खाट पड़ी थी, क्रीक मतलब जो थोड़ी चरमराहट वाली आवाज आती है, कॉर्नर थी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखी थी, किसने, लिजर्ड ने। बट टू द न्यू कमर्स दोज स्मॉल स्पेसेस हेल्ड ऑल द प्रॉमिस ऑफ अडल्टहुड। तो वो अभी आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो अब कॉलेज में आया है तो उसके लिए वो सब चीज़ें क्या मायने रखती हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि वाह, इसके बाहर की दुनिया अब मेरे लिए डिफरेंट ही होने वाली है। द फर्स्ट मील एट द डाइनिंग हॉल, अ प्लेट ऑफ वेन पोंगल। अब देखो इसी मील को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये कॉमा के अंदर डाल के एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मील मेरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैड इसकी वर्ब है,
एट द डाइनिंग हॉल, एट क्या है, प्रपोजिशन है, तो ये लोकेशन बता रहा है, डाइनिंग हॉल मतलब वहाँ हॉल में। फर्स्ट मील, द फर्स्ट मील अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट है मेरा। हैड क्या है, ये आपका वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये चीजें क्यों अंडरस्टैंड करनी, अगर आपको मैं इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए दे दूं, द फर्स्ट मील हैड द फ्लेवर ऑफ बोथ न्यूनेस एंड कंफर्ट, नाउ मेक द क्या बोलते हैं क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग में मैं आपको क्या बना के दूं, आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें डिड आएगा कि हैड का हैड ही रहेगा। तो इसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई होना चाहिए ना कि ये हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। द फर्स्ट मील हैड द फ्लेवर, फ्लेवर तो नाउन है, हैड अकेला है, कोई दूसरी वर्ब है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो अकेले है, अकेले मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हैड द फ्लेवर ऑफ बोथ न्यूनेस एंड कंफर्ट, तो जो फर्स्ट मील थी उसके अंदर में दोनों ही फ्लेवर थे आपके, नयापन भी था क्योंकि नई जगह पे है, लेकिन वो कंफर्ट भी महसूस हो रहा था। अराउंड द लॉन्ग टेबल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट कंपेयर्ड होम टाउन्स एंड डायलैक्ट्स लाफिंग एट ईच अदर्स एक्सेंट। तो अब लॉन्ग टेबल मतलब वो जो आपका मैथ्स का टेबल था, वहाँ पे स्टूडेंट बैठे थे, अक्रॉस द स्टेट मतलब ऑल ओवर द स्टेट से आए हुए बच्चे थे जो अपने होम टाउन की बात कर रहे थे अपने अपने डायलैक्ट में। अपने डायलैक्ट मतलब जो जैसे टोन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना। आप देखोगे कि हिंदी को भी अलग अलग ढंग से बोला जाता है, हिंदी ही है बट अगर आप हरियाणा में जाओगे तो वो हिंदी बोल रहे हैं बट उनका हरियाणवी टोन आ गया है ना। तो इस तरीके से डायलेक्ट मीन्स उसका आपका ये जो नॉर्मल जो लैंग्वेज हो जाती है। लाफिंग एट ईच अदर, एक दूसरे के एक्सेंट पे हंस रहे हैं। स्ट्रेंजर्स बिकेम कंपेनियंस ओवर सेकंड हेल्पिंग्स ऑफ सांबर एंड कोकोनट चटनी। तो जो स्ट्रेंजर्स थे, अभी सब लोग अजनबी थे, वो अब दोस्त बन गए कुछ ही सेकंड मतलब बातें होने में ही, एक दूसरे को सांभर और कोकोनट चटनी की मदद से, ठीक है। लेटर दैट आफ्टरनून केम द ओरिएंटेशन at the College of Agricultural Engineering, marked by a sculpture of a farmer on a tractor and a hand holding a sheaf of paddy. लेटर मतलब उसी दिन दोपहर में फिर आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है कॉलेज में। तो वहाँ पे क्या होता है, मार्क्ड बाय मतलब क्या होता है कि एक स्कल्पचर होता है फार्मर का, वो ट्रैक्टर पे बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में पेड़ी धान होता है। तो जो डीन होते हैं कॉलेज के वो बोलते हैं, स्पीक स्पोक स्पोकन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, डिसिप्लिन के बारे में, इनोवेशन के बारे में, हम अपनी सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में। जो ये शब्द थे ये मे हैव फ्लोटेड ओवर, फ्लोट ओवर मतलब ऐसे बह गए, मैनी ऑफ आर हेड्स देन उस समय पे, लेकिन बट दे सेटल्ड क्वाइटली समवेयर विद इन, लेकिन वो जो शब्द थे कहीं तो दिमाग में वो ठहर गए थे, बैठ गए थे। एज द डस्क फेल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंफ्यूजन नहीं होना है। डस्क का मतलब होता है जब आपकी धुंध होने लगती है, मतलब जब आपकी शाम होने लगती है। तो मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, मॉर्निंग का क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, वो भी डी से होता है, बता देना मॉर्निंग वाला। फेल, द फर्स्ट वेव ऑफ होम सिकनेस अराइव, तो जैसे जैसे शाम होने लगती है तो घर की याद आने लगती है, होम सिकनेस मतलब घर की याद आने लगती है। जो जो फील्ड थे, जो मैदान थे हॉस्टल ग्राउंड के पीछे, वो ग्लो कर रहे थे गोल्ड कलर में जैसे जैसे लाइट फेड हो रही थी। और जो ब्रीज थी मतलब जो हल्की हल्की हवा थी, वो सेंट ऑफ अर्थ मतलब वो अर्थ की जो मिट्टी है उसकी खुशबू लेके आ रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। सेंट का मतलब स्मेल हो गया। येट लेकिन फिर भी, समथिंग फेल्ट मिसिंग लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग महसूस हुआ। द साउंड्स ऑफ होम, घर के लोगों की जो साउंड्स ऑफ होम का मतलब क्या समझते हैं, घर की आवाज़ मतलब घर के मेंबर जो हैं उनकी आवाज़ है, मदर की आवाज़। द कंफर्ट ऑफ द फैमिलियर, आप अपने घर पे हैं तो आप फैमिलियर हैं ऑब्वियसली। मैनी ऑफ अस मस्ट हैव stood by our windows that night, not knowing that loneliness is often the first lesson of independence। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इंडिपेंडेंट अगर हमें होना है तो लोनलीनेस उसका कंपेनियन है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट अगर आप बन रहे हैं, अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं अकेलेपन को भी झेलना पड़ेगा। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, उस दिन अपनी विंडो के पास में खड़े हुए,
होंगे, है ना। नॉट नोइंग, ये चीज उस समय पे नहीं हमको पता थी कि जो लोनलीनेस है वो ऑफन अक्सर आपका पहला लेसन होता है इंडिपेंडेंस का। दे आर टाइप ऑफ कंपेनियन। ईयर्स लेटर, सालों बाद में, व्हेन वी लुक बैक, जब हम पीछे देखते हैं, द फर्स्ट डे स्टिल फील्स क्लोज इनफ टू टच। तो वो जो पहला दिन है वो अभी भी, आप अब ये पढ़ते हुए तो मैं भी नॉस्टैल्जिया हो गई, मुझे भी मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे, हॉस्टल का फर्स्ट डे, ये सब याद आने लगा। The faces, the laughter and the awkward silences remain etched in memory. तो वो लोग, उनके चेहरे, मुस्कान, ऑकवर्ड साइलेंस, ये सब चीज़ें दिमाग में छपी हुई हैं। ईच ऑफ अस कैरीज दे। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप। मैंने आपको एवरी बताया था, फिर मैंने कहा था ईच हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एवरी का मैंने आपको क्या बताया कि ये सिर्फ एडजेक्टिव है, लेकिन ईच जो है ये एडजेक्टिव एज वेल एज प्रोनाउन दोनों होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, ईच ऑफ अस, तो इसमें से अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कौन है, हम में से प्रत्येक। तो ऑफ से बता रहा है तो यानी कि यहाँ तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन ये ईच है ना, ईच क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन कर सकते हैं, तो ये प्रोनाउन है। लेकिन ईच कैसा सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ब देखो कैसी आई है, कैरीज आई है। ठीक है, तो ईच जो है ये आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। एडजेक्टिव है दोनों, अगर दोनों एडजेक्टिव ही हैं वैसे तो इनके साथ में हमेशा आपका सिंगुलर नाउन आएगा। और अगर ये प्रोनाउन है तब भी सिंगुलर की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, यानी इन एनी फॉर्म इनके साथ वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये क्यों, अस क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि ऑफ जो है, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, मतलब अब यहाँ पे अस इसलिए आया है क्योंकि जो ऑफ हम लगा रहे हैं वो से बता रहे हैं। तो कितनों में से, यार कम से कम एक से ज्यादा तो होगा ना। अगर किसी में से आप चॉइस कर रहे हो, 6-7 बता रहे हो, तो मतलब एक से ज्यादा तो वो होगा ही। तो इसीलिए ऑफ के बाद अगर हम नाउन लगाते हैं तो वो हमारा अब क्या होता है, अगर वो काउंटेबल है तो वो हमेशा प्लूरल आता है। तो लेकिन अब ये ईच हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी ना। ऑफ तो प्रेपोजिशन, इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑब्जेक्ट आया, ये इसके अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट वर्ब आई है। That one day when life truly began to open up, when excitement and fear stood side by side, each of us carries that one day. अब ऑब्वियसली हम सब, आप लोग भी हैं, आपका भी वो फर्स्ट डे आपको डेफिनेटली याद होगा, अपने स्कूल का, कॉलेज का, आपकी लाइफ का। जब भी आप, इवन आप जब अपने ऑफिस में पहली बार गए होंगे, आप जब आपका सिलेक्शन होगा, वो पहला दिन हमेशा हमें याद रहता है। When life truly began to open up, जब लाइफ सच में जो ओपन होती है, स्टार्ट होती है, वो एक्साइटमेंट, वो डर, वो दोनों साइड बाय साइड होते हैं। वी मे हैव ट्रेवल्ड फार सिंस देन, तब से लेके अब तक हम बहुत, ट्रेवल्ड फार का मतलब हम बहुत आगे निकल के आ गए हैं, वो दिन बहुत पीछे रह गए होंगे। बट समवेयर डीप इनसाइड, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर, दिल के अंदर, वो व्यक्ति, ये अपने लिए ही बोल रहे हैं ना। हम आज की डेट में, हम वो जो पर्सन है आज और ये जो प्रेजेंट का पर्सन है, ये बहुत डिफरेंट दो लोग हैं। लेकिन वो जिसने शुरुआत की थी, वो जो पर्सन यानी अपने लिए ही है, वो आज द वन हु टुक दैट फर्स्ट अनसर्टेन स्टेप इज स्टिल वॉकिंग बिसाइड अस, वो अभी भी हमारे साथ में है। तो ये बात सच है, हम बहुत बदल जाते हैं विद टाइम, है ना। अच्छे मैनर में बोलें, नेगेटिव मैनर में बोलें, पर्सन चेंज होता ही है, लेकिन वो एक जो उस समय की जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली हमारे साथ में स्टे करती हैं। तो अच्छा पैसेज था, बहुत अच्छा था, मीनिंगफुल था, बहुत कुछ हमने सीखा। आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा पैसेज, और वो आपका फर्स्ट डे लाइफ का जब, जो आपको एक्चुअली में अनफॉरगेटेबल है, जो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। सो बताइएगा जरूर, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। सो चलिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एवरीवन। लाइफ के हर दिन को हम मेमोरेबल बनाते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF आपको मिल सके। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय।